बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 11 जुलाई है, जुम्मे का दिन है और फ़लस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से हमले तेज़ कर दिए गए हैं। और गज़ा के अंदर जिसके ऊपर ये अपने तसल्लुत का ऐलान कर रहे थे कि हमने यहाँ पर तसल्लुत जमा लिया है और ये पूरे के पूरे इलाके के ऊपर कब्जा हो गया है, वहां से कैसे सुरंगों से निकल कर हमले किए जा रहे हैं। और फिर अभी आज के रोज जो खबर सामने आई जिसने तहलका मचा के रख दिया कि 10 टैंक्स और 4 गाड़ियां जो हैं उनको निशाने पे लिया गया। और ना सिर्फ ये बल्कि मुतअद्दिद इनके फौजी जो हैं वो भी निशाने पे आए, जिसमें तकरीबन 28 के करीब जो है फौजियों के हवाले से बताया जा रहा है कि कैसे वो निशाने पे आए, किस तरह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और किस तरह से ये गाड़ियां जो है वो टारगेट बनी और टैंक्स जो है वो निशाने पे आई। ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर नेतन्याहू जो कि जंग रोकने के ऊपर ही नहीं आ रहा था, आखिरकार बिल आखिर वो जंग बंद करने के लिए तैयार हो गया है, जंग को खत्म करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन उसकी जानिब से 3 शराइत रखी गई हैं कि अगर इन 3 शराइत के ऊपर जो है वो रजामंदी हो जाती है तो हम जो है वो जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इतना प्रेशर है कि इसके अपने फौजी जो हैं वो बाकायदा तौर पर लड़ने से आ रही हैं और वो यहाँ पर जंग के अंदर जाने से जो है वो इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वजह से वहाँ पर जो सियासी लिहाज से फिर अवामी लिहाज से हर तरह से इसके ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये जंग बंद करने के ऊपर राजी हुआ। आखिर ये कौन सी 3 शराइत हैं जिसके ऊपर इसकी जानिब से इजहार किया गया कि वो जंग खत्म करने को तैयार है, ये भी आपके सामने रखना। और फिर यमन की जानिब से खड़ाक पे खड़ाक किया जा रहा है और यमन ने जिस तरह से समंदर के ऊपर अपना तसल्लुत जमाया और किसी भी बहरी जहाज को जो कि इजराइल की तरफ रवां दवा हो या फिर इजराइल से उसका ताल्लुक हो वो उसको निशाने पे ले रहा है। जिस तरह से अभी इजराइल के जानिब जाने वाले 4 जहाज़ों को उसने समंदर बुर्द किया है, बाकायदा तौर पर अभी उसने हमलों को तेज करते हुए समंदर के अंदर इजरायली जहाज़ों का कब्रिस्तान जो है वो बनाकर रख दिया है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपने इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट करना है जिस तरह से आपने पहले चैनल्स को सपोर्ट किया, क्योंकि 2 चैनल जो है वो बैन हो चुके हैं और इसको लेकर जिस तरह से रीच जो है वो इसकी कम की जा रही है, लोगों तक आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, तो आपकी तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से पहले आपने प्यार निछावर किया उसी तरह से प्यार निछावर करने की ज़रूरत है और आपकी तरफ ही देखा जा रहा है, क्योंकि आपकी वजह से हमें और हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज़ बने हुए हैं। तो इसमें आपने हिस्सा डालना है, अपने वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर आपने फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जो भी आप किसी तरह से बीच में एडिशन देना चाहते हो, किसी टॉपिक के ऊपर बात करने के हवाले से आप कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए, तो वो भी मेंशन कर उसके ऊपर भी व्लॉग किया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो ब्रिटिश टेलीग्राफ जो को EOS मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसकी कंसल्टिंग डिपार्टमेंट के सरबराह की जानिब से कहा गया कि यमनी दुनिया के पहले वो एक्टर्स हैं, मतलब जिन्होंने एक्ट करके दिखाया है और जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किसी जहाज को कामयाबी से हिट किया, कामयाबी से निशाना बनाया। और बुहर आहमर में हालिया कार्रवाइयों ने यमनियों के लिए दस्तयाब फौजी इख्तियारात की हद को जाहिर कर दिया है। और बुहर आहमर में जो इस वक्त हमलों का दोबारा आगाज इस बात की तस्दीक करता है कि यमन से हमलों को रोकने का कोई फौजी हाल जो है वो नहीं है। अभी आप अंदाजा करें कि किस तरीके से ये अलल ऐलान अपनी शिकस्त का एतराफ किया जा रहा है कि इनको रोकने का कोई हाल जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, इनके ऊपर बमबारी की गई, यमन के ऊपर हमले किए गए। रिसेंटली अमेरिका की जानिब से B-2 बमबार तैयारों की जानिब से यमन के ऊपर हमला किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने से इनकारी हैं। अभी यमनी मुसल्लह अफवाज ने खुसूसी फुटेज जो है वो जारी कर दी जिसमें उस लम्हे को विजुअलाइज किया गया है जिसमें कार्गो जहाज एटर्निटी सी को निशाना बनाया गया और वो बुहर अहमर के अंदर गर्क किया गया है, जबकि बहरी जहाज को जो फलस्तीन में जो इसराइल के अंदर उम्मुल रशरश जो बंदरगाह है, बेसिकली इल्लाक बंदरगाह, उसका पहला नाम फलस्तीनी नाम जो था वो उम्मुल रशरश था, लेकिन अब उस पर यमन की जानिब से बहरी जहाज रानी पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर इस एटर्निटी सी को हिट किया गया। यह गजा और फलस्तीन के साथ जो इज़हार यकजहती के लिए यमन की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी के निफास में मुसलसल इजाफे की निशानदही कर रहा है।
اب آ جائیں جو القسام کی جانب سے فلسطینی مزاحمت کی جانب سے جو آپریشن لانچ کیے جا رہے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف تو یمن جو ہے اس نے دوبارہ سے حملے تیز کر دیے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے باقاعدہ طور پر جو سامراجی قوتیں ہیں وہ ترلے کر رہی ہیں کہ یہ حملے روک دیں، کیونکہ ان کو روکنے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اب جب آپ کے پاس ہارنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر آپ جیتنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہرا سکتا ہے۔ جان ہے نا، تو جان آپ جانے آفرین کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کون ہے جو آپ کو شکست دے سکتا ہے؟ اب جناب والا جس طرح سے فلسطینی مزاحمت کی جانب سے انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے، انہوں نے بتایا کہ ڈیوڈ سٹون کے نام سے کارروائیوں کے سلسلے میں فلسطینی مزاحمت نے دشمن کے فوجیوں اور گاڑیوں کے اجتماع پر چھاپے کی فوٹیج جو ہے وہ جاری کی ہے، جس میں جو تقریباً 4 گاڑیاں ہیں اور اس میں متعدد جو فوجی اہلکار ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی سیکٹر کے اندر خان یونس شہر کے مشرق کے اندر اباسان الکبیرہ کے علاقے میں جو فوجی پکڑنے کے حوالے سے خبر سامنے آئی، اور نہ صرف یہ بلکہ ٹینکس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ پہ لیا گیا۔ اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے اندر سیکیورٹی کے ایک بڑے واقعے کی اطلاع دی ہے، اور ایک پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے جو IDF یونٹ کے اوپر گرا کر رکھ دی، جس سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ فضائی انخلاء جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ پھر جو ابو عبیدہ جو ان کے فوجی ترجمان ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہابرون سے جنین تک جو جنگ جو ہے وہ اسرائیلی افواج اور آباد کاروں کے گروہوں کے خلاف الاقصی پر جا رہی ہے، تو دشمن کی فوج اور اس کے آباد کاروں کے جرائم میں اضافے کے جواب میں اپنی کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے فلسطینیوں کی زندگیوں کو ناقابل برداشت جو ہے وہ حد تک اب جو آگے جہنم میں بدل دیا ہے۔ اور وہ اپنے نوجوانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مغربی کنارے اور یروشلم کے تمام علاقوں میں مزاحمتی کارروائیوں کو تیز کریں اور جارحین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ وہ اپنے جرائم کو جاری رکھنے اور پھر مغربی کنارے کے الحاق کے منصوبے کو آگے بڑھنے سے روکیں، اور اس سے پہلے کہ فلسطین کی باقیات ہمارے لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ ابھی جو عبرانی ویب سائٹ ہے مفزکائی رائم اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت نے جو فوجی کو اغوا کرنے کی کوشش کی جو ویڈیو ہے وہ جاری کر دی ہے، جس میں فلسطینی مزاحمت کے جو عناصر ہیں وہ ان کے ساتھ رنجش بڑھ رہی ہے۔ تقریباً 2 سال کی جنگ کے بعد انہیں کسی بھی حالت میں ایسی تصاویر پر واپس نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک چونکا دینے والا جو ایک دل دہلا دینے والا مناظر ہے، جس میں یہ 7 اکتوبر کی نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی ریسنٹلی جو ویڈیو ہے انہوں نے جاری کی ہے، یہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو ختم کر دیا ہے، جو حماس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر جس طرح سے وہ کارروائیاں کر رہی ہے، یہ دوبارہ سے واپس نہیں آنا چاہیے۔ یہ عبرانی ویب سائٹ مفزکائی رائم جو ہے وہ باقاعدہ اس کا انکشاف کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت جو اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں کئی گھنٹے قبل ایک جو نیا واقعہ جو ہے وہ مشکل واقعہ پیش آیا، جس میں اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارم غزہ سے طبی انخلاء کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اب بیلنسن ہاسپٹل میں اتر رہا ہے، تاکہ وہاں پر ان کو جو ہے وہ سپورٹ دی جا سکے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، نتن یاہو کی جانب سے جو 3 شرائط رکھی گئیں کہ وہ جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا پریشر ہے۔ جس طرح سے جو اسپین کا وزیر اعظم ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر جنگ بند کرنے کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز اس نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ پر حملہ اس صدی کی سب سے بڑی جو نسل کشی ہے جس کا دنیا نے مشاہدہ کیا، اور پھر چین کے صدر شی جن پنگ وہ بھی کھل کر میدان میں آئے اور وہ بھی بھرپور طریقے سے سپورٹ جو ہے وہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو نتن یاہو نے اعلان کیا کہ وہ کئی شرائط کے تحت غزہ میں جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس وقت ان کے جو جوان ہیں وہ جنگ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اپنے سیاستدان جو ہیں وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں، عوام بغاوت پہ اتر آئی ہے، تو ایک بہت بڑا تگڑا قسم کا پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے، جس کے بعد اب یہ جنگ بند کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن اب نمبر 1 تو یہ کہ امن کے لیے جو اس کے مطالبات ہیں، نتن یاہو کی جانب سے 3 مطالبات سامنے رکھے گئے، اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ اپنے ہتھیار ڈالے گی، اور پھر نمبر 2 غزہ کو غیر فوجی بنا دیا جائے، اور پھر حماس کے پاس کوئی حکومتی یا فوجی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ 3 ایسے مطالبات ہیں جس میں یقینی طور پر اگر کوئی مزاحمت ہے، اگر کوئی لڑ رہا ہے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے فلسطینی مزاحمت کے اندر حماس ہی ہے، تو اگر اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے تو پیچھے ہے کون؟ جس میں قطر کو کہا جا رہا ہے کہ قطر اس کو دوبارہ سے ریبلڈ کرے گا، اور وہی قطر اور جو دیگر عرب ممالک ہیں وہ مل کر وہاں پر حکومت بنائیں گے، لیکن وہ تو آف کورس جو ان کے
अंडर कंट्रोल होगी, इसराइल के अंडर कंट्रोल होगी, तो ये किसके काबिल कबूल होगा। लेकिन अब जो नेतन्याहू की जानिब से ये जंग बंदी के हवाले से शराइत रखी गई हैं, वो फ़लस्तीनी मज़ाहमत जो है वो इसके ऊपर भी क्या वो रजामंदी ज़ाहिर करेगी, जो 2 साल से इतनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। 1,70,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, 70,000 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। लेकिन इसके बाद क्या वो इसके ऊपर आ जाएंगे, क्या इसके ऊपर रजामंदी देंगे, तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अभी दूसरी जानिब जो इजरायली वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जंग ख़त्म करने की बातचीत जंग बंदी से शुरू होगी। अगर हमास को 60 दिन के अंदर गैर मुसल्लह और तहलील न किया गया तो हम दोबारा जंग शुरू कर देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि गजा के मामले पर चंद दिनों में मुआहदा हो जाएगा और इसराइल 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुस्तकिल जंग बंदी के मुआहदे पर बातचीत के लिए भी तैयार है। तो ये इनका पूरे का पूरा सिनेरियो जो कि क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन के अंदर सामने आता दिखाई दे रहा है। और वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अरब ममालिक को ये सारे का सारा जो इलाका है वो उनके हाथ सौंपने, और ना सिर्फ एक सौंपना तो एक सिर्फ बहाना है, बेसिकली उनकी हुकूमत को वहाँ पर रखना और अपना बैकएंड से कंट्रोल वो यही है कि प्रॉक्सीज के थ्रू जो है वो मुल्कों को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से शाम के अंदर जो है वो रजीम चेंज हुआ और गोलानी को लाकर बिठा दिया गया, अब वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और वहाँ पर जो मुकम्मल तौर पर उनका अपना तसल्लुत है। इसी तरह से दीगर जो इलाके लेबनान के अंदर, इसी तरह से इराक़ के अंदर, और ये सबसे बड़ा कड़ है। जिस तरह से आप कतर देखें, आप दुबई देखें, अमारात देखें, ये ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं और मुकम्मल तौर पर जो तसल्लुत है वो साम्राज्य कुव्वतों का है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अनवेल होती हुई वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और खबर जो देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो ग्रोक है, ये जो एक्स का एक अहम तरीन AI जो कि आप सवाल जवाब करते हैं और बड़ा बेहतरीन किस्म के आगे से वो फिल 4 आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल्ड उसका जवाब दे देता है। उसकी जानिब से बेसिकली किसी ने सवाल पूछा और उसने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान कुन था। किसी ने पूछा कि क्या अमेरिका को इसराइल कंट्रोल करता है, तो उसकी जानिब से जो जवाब दिया गया, पैरासाइट का लक़ब दिया गया कि पैरासाइट के तौर पर ये वहाँ पर खा रहा है। तो उसके बाद अब जो इसराइलीज़ हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ग्रोक 4 जो है उसको बैन करने का मुतालबा कर दिया है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बेसिकली इसराइल को उस स्टेज पर ला रहा है जो कि अमेरिका और इसराइल को आमने सामने खड़ा कर दें और अवाम के दरमियान एक हैजानी कैफियत जो है वो बिल्ड की जा रही है, जिसकी वजह से इसको बंद होना चाहिए। अब देखना ये है कि जो इस वक्त ग्रोक क्योंकि ऑफ कोर्स ये किसी और का नहीं है बल्कि एलॉन मस्क का है, तो क्या एलॉन मस्क जो है वो इसको अब बंद करेगा या बैन करेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि ट्रंप जो है उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी जो एप्स्टन फाइल के हवाले से बात करेगा तो वो एंटीसेमिटिज्म के अंदर आएगा। तो ये तमाम तर जो डिटेल्स थी मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।